Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 108. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 108 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 108 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 108 talk about joint sitting of both houses in certain cases. आर्टिकल 108 के तहत कुछ मामलों में दोनों सदनों की यानी लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग पर चर्चा की गई है। देखिए, जॉइंट सिटिंग तब किया जाता है जब राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों ही अपनी आपस की बात से किसी बिल पर मतलब दोनों का जो है एक ही मत ना हो और डिफरेंट मत हो कि इस पे डिफरेंट राय हो दोनों की, तो ऐसे केसेस में जॉइंट सिटिंग करवाई जाती है और उस जॉइंट सिटिंग में दोनों सदनों के सदस्यों का उपलब्ध रहना कंपलसरी है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का। आर्टिकल 108 क्लॉज फर्स्ट, इफ आफ्टर अ बिल हैज़ बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, यदि किसी बिल को एक सदन द्वारा पास करने और दूसरे सदन को ट्रांसमिट किए जाने के बाद बिल सदनों द्वारा पास कराने में कोई बाधा आती है तो तब उन केस में जॉइंट सिटिंग रखा जा सकता है। आइए उन बाधाओं को हम एक एक करके जानें कि वो क्या बाधाएं हो सकती हैं जो जॉइंट सिटिंग को उत्पन्न करेगा, जिसमें दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बैठने कंपलसरी होंगे। आर्टिकल 108 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज ए, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। देखिए, हो सकता है बिल को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। मान लीजिए राज्यसभा या लोकसभा किसी एक सदन द्वारा बिल को पास कर दिया गया, लेकिन दूसरे सदन ने, जो दूसरा सदन होगा, अगर राज्यसभा ने पास किया होगा तो लोकसभा, लोकसभा ने पास किया होगा तो राज्यसभा, तो दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया तो जॉइंट सिटिंग के चांसेस बन जाएंगे, तो ये भी एक बाधा है। आर्टिकल 108 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज बी, the houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill. हो सकता है कि बिल में किए जाने वाले अमेंडमेंट्स के संबंध में सदन फाइनली एक दूसरे से डिसएग्री हो गए हों। आर्टिकल 108 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज सी, more than 6 months elapse from the date of the reception of the bill by the other house without the bill being passed by it, the President may, unless the bill has lapsed by reason of a dissolution of the House of the People, notify to the House by message if they are sitting or by public notification if they are not sitting his intention to bill summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill, provided that nothing in this clause shall apply to a money bill. दूसरे सदन द्वारा बिल को पास किए बिना बिल को स्वीकार किए जाने की तारीख से 6 महीने से अधिक बीत जाने पर, जब तक कि लोकसभा के डिसॉल्व होने के कारण बिल समाप्त ना हो जाए, तब तक उस समय से पहले राष्ट्रपति सदनों को यानी राज्यसभा या लोकसभा दोनों को मैसेज द्वारा सूचित कर सकते हैं यदि उनको सिटिंग करवानी है, या पब्लिक सूचना द्वारा यदि उनको सिटिंग नहीं करवानी है। राष्ट्रपति चाहे तो बिल पर विचार विमर्श और वोट करने के पर्पस के लिए जॉइंट सिटिंग के तहत दोनों सदन को यानी राज्यसभा और लोकसभा को मिलने के लिए बुलावा भेज सकते हैं या सूचित भी कर सकते हैं। देखिए, अभी हमने जितना भी कुछ क्लॉज फर्स्ट के बारे में पढ़ा, उसमें से कोई भी बात मनी बिल पर लागू नहीं होगी। देखिए, क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज सी को आप थोड़ा आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए एक बिल को पास कर दिया गया एक सदन द्वारा, ठीक है, एक हाउस द्वारा पास कर दिया गया। अब वो बिल जो है दूसरे सदन में गया और दूसरा सदन क्या करता है, उस बिल को पास नहीं करता है, ठीक है, पास नहीं करता है और साथ ही साथ रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो या फिर रिजेक्ट कर दिया है या फिर मतलब बिल को पास नहीं किया है, लेकिन
तो अगर 6 महीने बीत गए, ठीक है, 6 महीने बीत गए या उससे अधिक बीत गया, या फिर और उस दरमियान जो है लोकसभा डिसॉल्व हो गया, ठीक है, तो उस तारीख से पहले लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले जो है राष्ट्रपति जो है मैसेज भेज सकता है दोनों सदनों को, यदि उन्हें सिटिंग करवानी है, लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग करवाना है, तो राष्ट्रपति चाहे तो बुलावा भेज सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है कि हाँ जी सिटिंग करो, दोनों बैठो और इस बात का निपटारा करो कि भैया क्यों नहीं बिल पास हो रहा है दूसरे सदन में, क्या क्या मतलब आ गई है बात दोनों के बीच, क्या मतलब कि मतभेद हैं, क्या मतलब मत क्यों नहीं मिल रहे हैं, इस बात को लेकर जॉइंट सिटिंग करवा सकते हैं ताकि एक मत हो सके और बिल को पास या रिजेक्ट दोनों सदन की सहमति से कर दिया जा सके। Article 108, Clause 2nd. In reckoning any such period of 6 months as is referred to in Clause 1st, no account shall be taken of any period during which the House referred to in subclause C of that clause is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. क्लाउज फर्स्ट में दिए गए 6 महीने की ऐसी किसी भी अवधि की गणना में ऐसी कोई अवधि शामिल नहीं होगी जिसमें किसी भी अवधि के दौरान क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज सी में दिए गए सदन को प्रोरोग्यू कर दिया गया हो या 4 दिनों से अधिक अवधि के लिए एडजॉर्न कर दिया गया हो। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपका क्लॉज फर्स्ट भी क्लियर हो जाएगा सही से और क्लॉज सेकंड भी। देखिए क्लॉज फर्स्ट में कहा गया था कि क्लॉज फर्स्ट यानी सब क्लॉज सी, तो उसमें क्या कहा गया था कि 6 महीने की अवधि की चर्चा की गई थी। मान लीजिए कोई बिल एक सदन में पास हो गया लोकसभा में और राज्यसभा में जाके वो 6 महीने तक रुक गया, ठीक है, 6 महीने तक रुक गया तो राष्ट्रपति को तो जॉइंट सिटिंग बुलाना होगा उसके लिए। लेकिन अब मान लीजिए 6 महीने से अधिक अवधि बीत गई और राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुलाना चाहता है, लेकिन अगर डिजोल्यूशन हो गया उसी बीच लोकसभा का, तो जॉइंट सिटिंग कैसे बुलाएगा राष्ट्रपति, ठीक है ना, तो जॉइंट सिटिंग नहीं बुला पाएगा अगर डिजोल्यूशन हो गया, क्योंकि बिल तो समाप्त हो जाएगा उसके बाद, तो जॉइंट सिटिंग बुलाने का क्या मतलब रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा कि बिल के समाप्त होने से, मतलब कि डिजॉल्व होने से हाउस ऑफ द पीपल के, तो उससे पहले ही राष्ट्रपति मैसेज के थ्रू जॉइंट सिटिंग बुला लेगा कि जॉइंट सिटिंग करवानी है नहीं करवानी है, विचार विमर्श के लिए, ताकि एक पर्पस पे पहुंचा जा सके कि यह बिल पारित करना है, पास करना है या नहीं करना है, तो राष्ट्रपति समन बुला सकता है उसके लिए। और कब बुला सकता है, जब 6 महीने तक बिल दूसरे सदन में अटका हुआ हो, एक सदन में पास हो गया दूसरे सदन में अटका है 6 महीने तक, तो 6 महीने की अवधि हो गई, अधिक हो गई। अब इस 6 महीने में जो है कौन सी अवधि नहीं आएगी ये हम समझ लेते हैं। वो कौन सी अवधि है जो नहीं आएगी, एक तो प्रोरोग्यू, मान लीजिए प्रोरोग्यू कर देते हैं हम सेशन को, सेशन 3 सेशन होते हैं ना, प्रोरोग्यू हो जाते हैं, जिसके बाद नया सेशन स्टार्ट होता है, तो प्रोरोग्यू मतलब एक सेशन की समाप्ति को प्रोरोग्यू कहते हैं। तो प्रोरोग्यू हो गया, तो प्रोरोग्यू हो गया तो उस बीच का जो रिसेस का टाइम होता है एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच का, तो वो टाइम काउंटेबल नहीं होगा। और साथ ही साथ 4 दिनों से अधिक, डेली सेटिंग को एडजॉर्न करते हैं ना समाप्त करने के लिए, तो 4 दिनों से अधिक अगर लगातार हाउस एडजॉर्न रहता है तो उस अवधि को भी काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आपने तो समझ ही लिया है बाकी कि जब 6 महीने की अवधि के बाद ही जॉइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुला सकता है, और लेकिन लोकसभा डिसॉल्व ना हुआ हो उस केस में, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया है तो कैसे बुलाएंगे, क्योंकि लोकसभा तो डिसॉल्व हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य ही नहीं रहेंगे तो बुलाएंगे किसे, तो यही रहेगा। Article 108, Clause 3rd, where the President has under Clause 1st notified his intention of summoning the Houses to meet in a joint sitting, neither House shall proceed further with a bill, but the President may at any time after the date of his notification
summon the House to meet in a joint sitting for the purpose specified in the notification, and if he does so, the Houses shall meet accordingly. जहां राष्ट्रपति ने क्लॉज फर्स्ट के तहत जॉइंट सिटिंग में सदनों को बुलाने के अपने इंटेंशन को अधिसूचित किया हो यानी नोटिफाइड किया हो, तब उसके बाद कोई भी सदन बिल के साथ आगे कार्यवाही नहीं करेगा यानी बिल के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति अपने अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के तारीख के बाद किसी भी समय नोटिफिकेशन में दिए हुए पर्पस के लिए दोनों सदनों को जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकते हैं, और यदि वह ऐसा करते हैं तो सदनों को उसके अनुसार जॉइंट सिटिंग में मिलना होगा। आर्टिकल 108 clause 4th, if at the joint sitting of the two houses the bill with such amendments, if any as are agreed to in joint sitting, is passed by a majority of the total number of members of both houses present and voting, it shall be deemed for the purposes of this constitution to have been passed by both houses. यदि दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग यानी लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग में बिल ऐसे अमेंडमेंट के साथ, यदि कोई अमेंडमेंट अवेलेबल हो ऐसे अमेंडमेंट के साथ जिस पर जॉइंट सिटिंग में सहमति हुई हो, जॉइंट सिटिंग में सहमति हो गई कि ये अमेंडमेंट करने हैं बिल के साथ, तो दोनों सदनों के प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के मेजोरिटी से पास हो जाता है, और वो जो बिल है दोनों सदन जो जॉइंट सिटिंग में अवेलेबल हैं उसकी जो मेजोरिटी होगी सदस्यों की, अगर उससे बिल पास हो जाता है तो यह इस कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस के लिए जो बिल है दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। आर्टिकल 108 क्लॉज 4th सब क्लॉज ए, provided that at a joint sitting, if a bill having been passed by one house has not been passed by the other house with amendments and returned to the house in which it originated, no amendment shall be proposed to the bill other than such amendments as are made necessary by the delay in the passage of the bill. देखिए पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़ा था कि जॉइंट सिटिंग में दोनों सदनों की मेजॉरिटी से बिल पास हो जाएगा, तो वो केस जो है कब आएगा, क्या कंडीशंस होंगे, उसमें से एक कंडीशन ये है कि यदि एक बिल एक सदन द्वारा पास होने के बाद दूसरे सदन द्वारा अमेंडमेंट्स के साथ पास नहीं किया गया है और उस सदन में बिल वापस आ गया है जिसमें यह उत्पन्न हुआ था, ऐसे अमेंडमेंट्स के अलावा बिल में कोई अमेंडमेंट प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जो बिल के पास होने में देरी के कारण आवश्यक हो। आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए लोकसभा ने एक बिल को पास किया और बिल पास होने के बाद गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने कोई कार्यवाही नहीं की 6 महीने तक उस बिल पर, और वो जो बिल है दोबारा आ गया लोकसभा में। अब राज्यसभा का कहती है कि हम इसमें अमेंडमेंट्स कर देते हैं, तो राज्यसभा अमेंडमेंट्स तो कर सकती है लेकिन ऐसा कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं करेगी जो समय की देरी के कारण अमेंडमेंट्स आवश्यक हों, बस वही अमेंडमेंट्स कर सकती है राज्यसभा। उसके अलावा कोई अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती, क्योंकि 6 महीना तो बीत गया है, तो कोई अमेंडमेंट्स के लिए रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं कह सकती है राज्यसभा कि इसमें यह अमेंडमेंट कर दीजिए। तो क्योंकि 6 महीना बीत गया तो जॉइंट सिटिंग बैठेगी किसी अलग अमेंडमेंट्स के लिए, तो जॉइंट सिटिंग बिठाना पड़ेगा उन अमेंडमेंट्स के लिए। लेकिन समय के कारण जो देरी हुई है वैसे पर्पस के लिए अमेंडमेंट्स के लिए कह सकती है राज्यसभा। तो यही इसमें लिखा हुआ है। आर्टिकल 108 क्लॉज 4th सब क्लॉज बी, if the bill has been so passed and returned, only such amendments as are aforesaid shall be proposed to the bill, and such other amendments as are relevant to the matters with respect to which the houses have not agreed, and the decision of the person presiding as to the amendments which are admissible under this clause shall be final. यदि बिल इस प्रकार पास किया गया है और वापस उस सदन में लौटाया गया है जहां यह उत्पन्न हुआ था, जैसा कि हमने क्लॉज 4th के सब क्लॉज ए में डिस्कस किया था, तो केवल पूर्वोक्त अमेंडमेंट्स को बिल में प्रस्तावित किया जाएगा और ऐसे अन्य अमेंडमेंट्स जो उन मामलों के लिए रिलेवेंट हों जिनके संबंध में
दोनों सदन सहमत नहीं हुए हैं और इस क्लॉज के तहत स्वीकार किए गए अमेंडमेंट्स के बारे में अध्यक्षता यानी हेड करने वाले व्यक्ति का डिसीजन फाइनल होगा। देखिए, ये सब क्लॉज भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सब क्लॉज ए में हमने क्या कहा था कि जो 6 महीने के बाद देरी के बाद जो अमेंडमेंट्स होते हैं, अगर कोई राज्यसभा लोकसभा को देता है कि भैया इसमें अमेंडमेंट कर दो 6 महीने की देरी के बाद, तो वो अमेंडमेंट्स जो हैं नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो अमेंडमेंट्स के लिए राज्यसभा नहीं कह सकता लोकसभा को। तो क्योंकि अगर ऐसा कहेगा तो जॉइंट सीटिंग बिठाना होगा, तो उसमें यही कहा गया है कि जॉइंट सीटिंग में क्या क्या अमेंडमेंट्स करवा सकते हैं। तो जॉइंट सीटिंग में वो अमेंडमेंट्स करवा सकते हैं। देखिए, एक तो अमेंडमेंट्स अगर लोकसभा ने बिल को पास कर दिया है, राज्यसभा में बिल गया, राज्यसभा ने बिल को 6 महीने तक पेंडिंग रखा, तो 6 महीने तक पेंडिंग रखा और बाद में कोई अमेंडमेंट करने के लिए कहता है, तो वो वाला अमेंडमेंट जो 6 महीने के बाद कहा गया है कि ये अमेंडमेंट करो, तो वो अमेंडमेंट जॉइंट सेटिंग में करवा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो अमेंडमेंट है कि भैया इसमें जो है अमेंडमेंट ये वाला कर दो जो रिलेवेंट है, मतलब कि इस मैटर से रिलेवेंट है, वो अमेंडमेंट कर दो जिस पे दो सदन सहमत नहीं हो। तभी तो जॉइंट सीटिंग करवाया जाता है, जब सदन सहमत नहीं होते। तो वो अमेंडमेंट अगर जो जिस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो, मतभेद हो कि भैया एक सदन कह रहा हो कि अमेंडमेंट करना है, दूसरा सदन कह रहा हो कि ये अमेंडमेंट नहीं करना है, तो वो अमेंडमेंट भी इसमें किया जाएगा। और जो डिसीजन होगा स्पीकर का, जो जॉइंट सीटिंग का स्पीकर कौन होता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है। लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, तो वो होता है, तो उसका डिसीजन फाइनल होगा इस केस में। तो अमेंडमेंट जो है इस तरीके से इसमें कर दिया जाएगा। जो अमेंडमेंट्स पेंडिंग रह गए थे जॉइंट सिटिंग की वजह से, दोनों सदनों की मतभेद की वजह से कि एक दूसरे से मतलब वो सेटिस्फाई नहीं थी। हर एक सदन कह रहा है कि ये अमेंडमेंट करो, दूसरा सदन उसे मना कर रहा है। तो सिचुएशन ये थी। तो पिछले सिचुएशन को अगर आप कंपेयर करें सब क्लॉज ए और बी को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। Article 108, Clause 5th. A joint sitting may be held under this article and a bill passed thereat, notwithstanding that a dissolution of the House of the People has intervened since the President notified his intention to summon the House to meet therein. इस आर्टिकल के तहत एक जॉइंट सीटिंग आयोजित की जा सकती है और एक बिल पास किया जा सकता है, इसके बावजूद कि लोकसभा के डिसोल्यूशन में हस्तक्षेप हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने सदन को सिटिंग में बुलाने के अपने इरादे को अधिसूचित किया है। आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए लोकसभा ने एक बिल को पास किया और पास होने के बाद बिल कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा ने क्या किया कि उस पर 6 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की बिल पर, और जो है प्रेसिडेंट ने एक समन बुला लिया जॉइंट सिटिंग के लिए कि जॉइंट सिटिंग में बैठो सब। और समन जो बुलाया राष्ट्रपति ने, लेकिन उसकी जो डेट दे दी जो है हाउस ऑफ द पीपल के डिसोल्यूशन के बाद की डेट दे दी। अब राष्ट्रपति ने लेकिन कह तो दिया है डिसोल्यूशन से पहले राष्ट्रपति ने जॉइंट सीटिंग के बारे में, लेकिन डेट दी है डिसोल्यूशन के बाद हाउस ऑफ द पीपल के। तो इस केस में क्या होगा, जॉइंट सीटिंग होगी, इस पर डिसोल्यूशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स को बैठना होगा जॉइंट सीटिंग में। तो यदि राष्ट्रपति ने जॉइंट सीटिंग के बारे में 6 महीने के बाद मतलब 6 महीने का ड्यूरेशन बीत गया है राज्यसभा का, और राष्ट्रपति ने जॉइंट सीटिंग के बारे में डिसोल्यूशन से पहले कह दिया है, भले ही डिसोल्यूशन के बाद की तारीख हो, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जॉइंट सीटिंग पर डिसोल्यूशन का हाउस ऑफ द पीपल के। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.